नमस्कार, स्वागत है आपका जवाब देना पड़ेगा और मैं हूं अदिति नागर। आज सवाल है बिहार की जनता की सुरक्षा का और सवाल बहुत सारे हैं। क्या हत्या, अपहरण और लूट का डर अब चुनावी फैसला तय करेगा? क्या सत्ता के वादे, विपक्ष की बयानबाजी और राजनीतिक गठजोड़ के बीच कानून का राज कहीं खोसा गया है? आज बहस का मुद्दा साफ है। क्या बिहार चुनाव में अपराध ही मुद्दा बनेगा या अपराध रोका भी जाएगा और इसका जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात, जनता यह सवाल किससे पूछे? बिहार में अपराध सबसे बड़ा मुद्दा है और आखिर क्यों नहीं थम रहा हत्याओं का यह सिलसिला? सुशासन बाबू चुप कैसे हैं? बिहार चुनाव में क्या हावी रहेगा लॉ एंड ऑर्डर का मसला और अपराध के मुद्दे पर कैसे होगा फायदा, किसका होगा और किसका होगा नुकसान? और विपक्ष लगातार सुशासन बाबू को अब कुशासन बाबू कहने लगे हैं, तो फायदा किसका होता नजर आ रहा है? आज इस डिबेट में इस बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या राज है कि जंगल राज की गूंज अब सुशासन बाबू के काल में नजर आ रही है। तो इन तमाम मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये सिर्फ चर्चा की बात नहीं है, ये समझना होगा। और आज मेरे साथ जो तमाम गेस्ट हैं उनसे इस बात को गंभीरता से समझेंगे कि चुनाव आएंगे, चुनाव चले जाएंगे, लेकिन बिहार के लोग कब तक डरते रहेंगे? कब तक जंगल राज, क्राइम राज, ये तमाम बातें बिहार के लोगों को डराती रहेंगी? मेरे साथ डॉक्टर सूरज यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ राजकुमार रंजन, प्रवक्ता आरजेडी, मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज दास, प्रवक्ता जेडीयू, अभी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि जेडीयू से तो जवाब मांगेंगे ही, क्योंकि आप सरकार में हैं। हम पहुंचेंगे राजकुमार रंजन जी पे। रंजन जी, ये कितना गंभीर मुद्दा है? जब आपका राज था तो जंगल राज था, अब भले ही विपक्ष ने यह संज्ञा दी हो, लेकिन क्राइम राज की बात हो रही है। अब आपसे समझेंगे कि जनता क्या करे। अगर जनता आरजेडी को वोट करे, कांग्रेस को वोट करे, अपने पुराने काल को, आरजेडी को याद करे, तो उसको डर रहेगा कि जंगल राज वापस आएगा। और अगर वो ये कहे कि नीतीश कुमार को दोबारा वोट करे, तो उनको डर रहेगा कि क्राइम पर कंट्रोल नहीं होगा। तो जनता क्या करे आपके बिहार की? देखिए, बिहार में जंगल राज की उपाधि जिस तरह से दी जाती है, जरा सोचने की बात है कि जंगल राज किसके लिए था? आम जनता के लिए जंगल राज नहीं। जंगल राज उसके लिए था जो शोषक था। तो लालू जी ने तो समाज को शासक बना दिया, जंगल राज हो गया। लेकिन आज बिहार के जो हालात हैं, जो सुशासन बाबू के नाम पर आए थे, ऐसा लग रहा है कि कुशासन बाबू के नाम पर चले जाएंगे। बिहार में अपराध इस तरह से बेखौफ और अपराधी इस तरह से बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं, लगता है कि बिहार में शासन अब ये कोई चीज नहीं है, अपराध का शासन हो गया है। अभी अभी आपने तमाम वो डाटा था वो आपने प्रस्तुत किया। जाहिर है उस डाटा से आप समझिए कि बिहार की हालत क्या हो गई है। आज अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड जो है उसमें दर्ज है, जनवरी से जून तक के माह में अब तक औसतन 229 मौत की मौत हो चुकी है। रंजन साहब, आप वही बता रहे हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि जनता करे तो करे क्या? वही मैं कह रहा हूँ कि बिहार में ऐसा लग रहा है कि अपराधी का शासन हो गया है। लगातार सरकार और प्रशासन यह कह रही है कि कार्रवाई होगी, अपराधी पकड़े जाएंगे। आपकी शासन व्यवस्था कैसी है कि आप ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वह जो अचेत अवस्था में है, उनकी शासन प्रशासन में पकड़ नहीं रह गई है। और उनके इर्द गिर्द जो भुंजा पार्टी के लोग हैं वह शासन प्रशासन जिसको से चला रहे हैं, ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन और अपराधियों का एक गठजोड़ हो गया है। गठजोड़ की बात से मुझे रंजन जी याद आता है, गठजोड़ की बात से याद आता है, एक सवाल है, उसको संक्षिप्त में प्लीज बताइएगा जिससे जनता क्लियरली समझ सके। गठजोड़ की बात से मुझे ये याद आता है कि क्या अब जब आप टिकट देंगे तो अपराधी या अपराधी के परिवार वालों को टिकट देंगे या नहीं? पहले ऐसा होता था, आरजेडी दिया करती थी, अब देंगे या नहीं?
क्या है आपके पैरामीटर्स, क्या होंगे टिकट बांटने? अदिति जी, बिल्कुल ही हमारी पार्टी इसका ध्यान रखती है। अपराधी वो होते हैं जो सजावार होते हैं। आप जानते हैं कानून के प्रक्रिया में, देश के शासन व्यवस्था में उन लोगों को षड्यंत्र के तहत पकड़ा दिया जाता है, एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। लेकिन बखूबी हम लोग इस पर ध्यान रखते हैं। शासन प्रशासन सरकार की व्यवस्थाएं और ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता बेखौफ रहे। आपने ये कहा ना कि आप अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, रंजन साहब, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, ये तय है ना? क्योंकि जब टिकट बंटवारा होगा तो मैं फोन करूंगी आपको, बिल्कुल कुछ गड़बड़ हुई तो। यह जाहिर सी बात है कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अपराधी जो कोर्ट से जिसको सजा मिल जाती है, बहुत सारे षड्यंत्रों में एक अन्य पार्टियों को जिस तरह से फंसाया जाता है वह एक अलग मुद्दा है। लेकिन बिहार अच्छा, एक सवाल और आपसे बात करते करते मुझे याद आया, एक समय ऐसा भी था तब तेजस्वी यादव साथ थे इस सरकार में, उस समय क्या थी क्राइम की रेट? तब तो नीतीश जी और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम वाले बात थी, तो उस समय क्राइम रेट कैसी थी? क्या उस समय व्यवस्था ठीक थी या उस समय आपने आवाज नहीं उठाई, आंकड़े नहीं गिनाए? देखिए अदिति जी, अगर एनसीआरबी की डाटा आप उठाकर देखेंगे, भारत सरकार का डाटा है, उसमें आपको यह दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि अपराध कितने कम हो गए थे। दरअसल यह समझने की जरूरत है बिहार की पृष्ठभूमि में कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। ये बेरोजगारी, तमाम मुद्दों के बीच बेरोजगारी उसका एक बड़ा कारण है। आप देखते हैं कि 17 महीनों की सरकार में तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख नौकरी दी गई थी। तमाम तरह के उस नौकरियों में वह बेरोजगारी खत्म करने की जो एक मुहिम चली थी, वही मुहिम अगर लगातार चलते रहेगा तभी यह अपराधी और अपराध करने वाले एक नए प्रक्रिया में जाएंगे, रोजगार की तरफ जाएंगे। यह सोचने की जरूरत है। और इन 20 सालों में एनसीआरबी की डाटा देख लीजिए, 65,000 के लगभग डेथ हो चुकी है, मारा जा चुका है आम पब्लिक, 1 लाख किडनैपिंग और तमाम तरह की चोरियों और डकैती की घटनाएं लगातार हो रही हैं। यह सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। ठीक है, आपका इन आरोपों का जवाब बीजेपी से मैं ले लेती हूँ। आपके परंपरा में घुस चुका है। आपके इन आरोपों का जवाब मैं प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेम रंजन जी, एक बात बताइए, हर 25 घंटे में एक हत्या होती है, हवा में तलवारें लहर रही हैं, कभी खेत में चप्पलें मिलती हैं, डेड बॉडी कुएं में मिल जाती है, और ये लंबे समय से चल रहा है। आपको लग रहा है कि इस पर लगाम लगनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर पे? और अगर नहीं लग पा रही है तो क्या केंद्र सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए? क्योंकि ऑल द मोर केंद्र सरकार गठबंधन में है बिहार में। देखिए, आपका कहना ठीक है कि कुछ दिनों से ये घटनाएं हो रही है, अप्रत्याशित घटनाएं हो रही है। इस प्रकार का पहले नहीं होता था, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये घटनाओं में इजाफा हो रहा है। मुझे लगता है कोई न कोई जो है से इसके पीछे जो है से षड्यंत्र है, योजना है, कोई इस प्रकार से कैसे सरकार को बदनाम करे। कोई मुद्दा तो नहीं मिल रहा है इस सरकार के खिलाफ, तो अपराध के सवाल पर सरकार को बदनाम करे, सरकार को घेरे, सरकार को कटघरे में खड़े करें। लेकिन हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और सचेत भी है उन अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराध पर लगाम लगाने के लिए। हर हाल में जो भी अपराध होते हैं, उन अपराध के पीछे रहने वाले अपराधी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, कोई बच नहीं पा रहे हैं। ये कम से कम है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार जो है से पदाधिकारियों के साथ जो है से समीक्षा बैठक कर रहे हैं और पदाधिकारियों को कड़ी हिदायत भी दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कोई समझौता अपराध के सवाल पर नहीं होना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। रंजन साहब, हम जिस प्रकार का शासन चलाते रहे हैं, हम कानून का राज, न्याय के साथ विकास, वो अवधारणा आज भी रहनी चाहिए। पटेल साहब, बस अब और इसलिए नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आपने दो बातें कही कि एक तो ये योजना के तहत हो रहा है, तो आपकी तो सरकार केंद्र में है, राज्य में है, ये योजना क्यों नहीं टूट रही?
अगर कोई योजना तहत कर रहा है तो क्राइम है। पुलिस आपकी, गृह मंत्री आपके, मुख्यमंत्री, केंद्र में सरकार आपकी, अलायंस आपका, 11 साल से 22-20 सालों से कोई योजना बना रहा है। दूसरा, आपने कहा कि अपराध पे लगाम लग रहा है। निश्चित सर, अपराध पे लगाम लग रहा है निश्चित तौर पे। पटेल साहब, अपराध पे लगाम लग रहा होता तो कुएं में थोड़ी मिलती लाश। वो बच्ची, 11 साल की बच्ची के 20 बार थोड़ी घाव मिलते शरीर पर। जी जी पटेल साहब प्लीज बताइए, मतलब कैसे लगाम कहां लगा? मैं उसी पर आ रहा हूं कि मैंने कहा कि योजना, ये लगाम लगेगा, आपको बहुत जल्द नजर आएगा। अभी तक नहीं लग रहा सर। हमारी प्रशासन मैं कह रहा हूं कि जो ऐसे अब ये घटनाएं जो है कोई स्वाभाविक घटनाएं नहीं, कोई संगठित अपराध नहीं है, कोई आपराधिक जो करने वाले लोग गैंग होते हैं, वो गैंग हमारे बिहार में नहीं है। स्वाभाविक तौर पे कोई व्यक्तिगत झगड़े के कारण, कोई आपसी मनमुटाव के कारण, आपस के पारिवारिक झगड़े के कारण किसी प्रकार की कोई घटनाएं हो रही है तो ये स्वाभाविक। लेकिन उसके पीछे भी रहने वाला कोई अपराध, किसी परिवार के सदस्य को, अपने परिवार से किसी को अगर कुछ मनमुटाव है तो किसी के माध्यम से जो है उसकी हत्या करा देना या उसके खिलाफ कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना, यह भी जो है अपराध है, मैं मानता हूं। लेकिन इसके पीछे जो है प्रशासन कितनी रहेगी, लेकिन कोई अपराध करके अपराधी बच जाए यह असंभव है हमारी सरकार के अंदर में। हमने ही जो है बिहार को जंगल राज से मुक्ति कराने का काम किया है। हमने ही 4 लाख से ज्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा के सजा देने का काम किया है। हमने जो खौफ था बिहार के अंदर में, दहशत था, आतंक था, उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है। हमारी यूएसपी है अपराध पर जीरो टॉलरेंस, उसको हम कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम उससे समझौता कर ही नहीं सकते हैं। कोई अपराधी हो, कितना बड़ा भी हो, खैर पटेल साहब मैं सूरज यादव साहब के पास जाऊंगी। बच नहीं सकता है, हर हाल में जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पटेल साहब, मैं आपकी बातों से और जो आंकड़े मेरे सामने हैं वो दोनों मैच मतलब मेरे को हजम नहीं हो रहे हैं, ये मैच नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करती हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में सरकार को केवल अपराध और लॉ एंड ऑर्डर पे बाहर निकाला था। कांग्रेस की सरकार को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे घेर कर बीजेपी की सरकार आज सत्ता में है। आपने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था क्योंकि वहां पर 2 जातियों के बीच में आपस में खींचतान थी, तो बिहार में क्यों नहीं? बहरहाल मैं सूरज यादव साहब के पास आ रही हूं। सूरज साहब, आपका आरजेडी के साथ गठबंधन है, आप चुनाव में अभी आगे बढ़ेंगे, आपका खुद का, क्योंकि राहुल गांधी के बयान में देख रही हूं उन्होंने क्राइम और तमाम तरीके की बात कही है, तो आपका या राहुल गांधी जी का या कांग्रेस का बिहार में क्या रोड मैप है अपराध को रोकने के लिए? क्योंकि जहां जहां आपकी सरकारें थी वहां भी अपराध के रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त थे। आपने बहुत अहम प्रश्न उठाया। मैं थोड़ी बातें पहले कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है जो क्राइम रेट की बात कर रहे हैं, ये बिहार का जो पिछले 10 साल का आंकड़ा है वो अत्यधिक और गंभीर अपराध। सर आपका प्लान बताइए ना, ये तो मैंने सुन लिया, ये तो सबको पता है। नहीं, आप पहले बात सुनिए ना। इन्होंने कहा ना कि एक साजिश के तहत, सुनियोजित साजिश के तहत की जा रही है। मैं भी वही बात कह रहा हूँ। चुनाव के समय और लगातार पिछले 6 महीने में 50 से अधिक जो मर्डर्स हुए हैं, जो हत्याएं हुई हैं, उसमें कौन लोग मारे जा रहे हैं? राजनीतिक संरक्षण किसको प्राप्त है? कौन सत्ताधारी दल है? जीवेश कृष्णा जी जो मंत्री है, दवा के एक नकली दवा के कारोबार में सजा याफ्ता होते हैं और उनको संरक्षण कौन देती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसी तरह एकमात्र डबल इंजन सरकार है जो बिहार से आगे है हत्याओं और गंभीर अपराधों में, वो उत्तर प्रदेश, जहां इन्हीं की सरकार है। तो ये जो बातें कह रहे हैं कि हमने मुक्ति दिलाई, दरअसल ये तमाम और लगातार आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार भी एक बहुत गंभीर अपराध है जिसमें लगातार कई पुल रोज गिर रहे थे बिहार में। उसमें कौन थे साझीदार, कौन उनके जो संरक्षक थे? तो ये जो आंकड़ा ये बता रहे हैं और ये सूरज जी, मैंने पूरी बात आपकी सुन ली, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपका प्लान क्या है। मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, आपको जो टाइम लेना था आपने लिया भी, लेकिन आपने ये नहीं बताया आपका प्लान क्या है। राहुल जी बयानबाजी कर रहे हैं तो प्लान भी तो होगा कोई। बिल्कुल प्लान है ये। क्या है? जी ने मुझे 4 पॉइंट्स बता दीजिए क्या है। और जो बात अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने सही कहा
कि जो शोषक वर्ग होता है जब भी वो सत्ता में आता है तो एक प्रकार का उनके विरुद्ध एक साजिश और ये होता है। तो जो तमाम ऐसे वर्ग हैं जिन पर लगातार ये जो हत्याएं हो रही हैं या जो अपराध हो रहे हैं, उनके टारगेट जो ग्रुप है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े, दलित और ऐसे लोग अल्पसंख्यक समाज के हैं, उनको संरक्षण देना कांग्रेस पार्टी की सबसे प्रमुख नीति है। और ये इस बात को बहुत ही जोर शोर से और सर, आप तो जाति समीकरण का कार्ड कर रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर पे कोई लॉ एंड ऑर्डर, आप तो जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण, बिहार की चुनाव थोड़ी जीतना होता है सर, चुनाव से पहले अच्छे काम भी करने होते हैं। ये मैं ये बताऊं कि किसका पोस्टिंग कहाँ होगा और किस प्रकार से अरे सर, ठोस कदम होते हैं सर। मैं मनोज दास जी के पास जाऊंगी। मैं आप ये सुनना चाहती है कि हम बुलडोजर लेके और सभी ऐसे लोगों के घरों को गिराने लगेंगे जो लोग इस प्रकार के अपराध में पाए जाते हैं? ऐसा तो जो गैर संवैधानिक प्रावधान है उसको निश्चित तौर से कांग्रेस निश्चित तौर पे आप बुलडोजर तो नहीं चलाएंगे अगर कोई आपराधिक होगा, आप कोई कड़े एक्शन, कड़े फैसले नहीं लेंगे। बात यह है आप जाति समीकरण कौन कह रहा है करेंगे? फैसले नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर परिणाम होंगे और कड़े फैसले होंगे। चलिए, राजस्थान में तो ऐसा नहीं था। आपकी सरकार राजस्थान में गई लॉ एंड ऑर्डर के खराबी की वजह से थी। मनोज दास साहब, प्रवक्ता जेडीयू, मेरे साथ अब वापस, मैं उम्मीद करती हूँ आपकी आवाज आ रही है। एक बहुत गंभीर सवाल है, इज फैक्टर नीतीश डिक्लाइनिंग? जो एक बात थी नीतीश कुमार के लिए, जो सुशासन बाबू की तरह वो आए, जिन्होंने शराबबंदी कराई, उसके बाद शराब माफिया बढ़ गया, जिन्होंने महिला की सेफ्टी, महिला को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, अब महिलाओं का ऐसा हो रहा है, 11 साल की बच्ची। तो ये फैक्टर नीतीश डिक्लाइन कर रहा है क्या? मनोज जी, कुछ आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ पा रही, पर मैं चाहती थी कि आपकी आवाज ना सिर्फ मेरे तक, मेरे दर्शकों तक भी पहुंचे, जिससे आप सफाई दे सकें। मैं एक बार फिर जाना चाहूंगी, मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता रंजन साहब मौजूद हैं। रंजन साहब, अब आप तो आरोप लगाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब 2020 का चुनाव हुआ तो अपने आप को लालू जी ने पोस्टर से बाहर निकाल दिया, और इसकी वजह थी कि वो चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट इमेज उनके बेटे की या आरजेडी की बने, कि अब वो पहले वाली आरजेडी नहीं है। लेकिन एक बार फिर अब वो प्रदेश अध्यक्ष हो गए, तमाम तरीके के पूरे एक्टिव हो रहे हैं। तो क्या लालू जी के आने से एक बार फिर जंगल राज की बात वापस निकल कर आएगी, भ्रष्टाचार, घोटाले, तमाम बात आएगी, तो आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा? अदिति जी, अभी मैंने पूरी घटनाओं का विवरण देकर बताया था कि जंगल राज को जो परिभाषित किया गया था, कारणों से किया गया था, क्या वजह थी। आज की जो सरकार है, नीतीश सरकार है, उस संदर्भ में अगर हम बात कि अपराधी इतने बेखौफ क्यों हो गए। अच्छा, चलिए, मुझे तो समाधान बता दीजिए। मुझे रंजन साहब समाधान चाहिए। समाधान क्या है इसका? मेरे पास पूरा तरह से एक ब्लूप्रिंट है। हम देश, राज्य और शासन प्रशासन को कैसे चलाएंगे। आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे विपक्ष के लीडर माननीय तेजस्वी जी के पीछे यह सरकार चल रही है। वो तमाम उन घोषणाओं को जो हम अपने दृष्टि विजन में लाते हैं, उसका अनुकरण कर रही है सरकार। तो निश्चित है कि इस जो सरकार वर्तमान में है, उसकी अपना कोई विजन नहीं है। निसंदेह हम सत्ता शासन में आएंगे तो इन चीजों को, रंजन साहब, समय क्योंकि मेरे पास कम है, मैं एक जल्दी से आपसे, रंजन क्यों होती है मेरे पास, अपराध के दलदल में आम जनता क्यों जाती है? एक ऐसी जनता जो कम पढ़ी लिखी जनता है, जो अशिक्षित है, जो बेरोजगार है। आप देखिए, तमाम तरह से इन 20 सालों में पलायन नहीं रोक पाए। शिक्षा के पटना विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। शिक्षा के स्तर में नीति आयोग के उस, चलिए रंजन साहब, फिर एक सीधा सवाल, और उसका सीधा सवाल सुनिए रंजन साहब। इसका या तो मुझे भी बोलने दीजिए, मेरी भी डिबेट है थोड़ी, आप सुन पा रहे हैं? वन वे कम्युनिकेशन है। मूलतः यह सोचने की बात है कि अपराधी क्यों बने, रंजन साहब, अपराध पर पकड़ क्यों नहीं है। मुझे लग रहा है कि वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं आरजेडी वाले, वो सुनना नहीं चाहते। कल की डिबेट में भी नहीं सुनना चाह रहे थे। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं,
आपके नेता तो कैसी बयानबाजी करते हैं वो सबके सामने है। वो मर्यादा को तार तार करते हैं, फिर एजुकेशन की बात करते हैं। वो कल कह रहे हैं कि अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से, कि पढ़ा लिखा रहने की जरूरत ही नहीं है, ना अखबार पढ़ोगे ना समझ आएगा। और आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ बदल डालेंगे। रंजन साहब, ये तो अनफेयर बात है। वो जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा, मुझे नहीं लगता युवा उनके साथ जाने वाले हैं। जो एक इमेज उन्होंने युवा नेता की बनाई थी, प्रेम रंजन जी, आपका जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। प्रेम रंजन जी, अब ये कह रहे हैं कि मेरे पास विजन है बिहार के लिए। ये कह रहे हैं कि मेरे पास विजन है बिहार के लिए। कौन सा विजन है? 15 वर्षों का विजन जो 90 से 2005 रहा है, या उसके बाद जब लालू रेल मंत्री रहे तो विजन क्या था? नौकरी देना बगैर वैकेंसी के, और नौकरी के बदले में उनसे जमीन लिखवा लेना, उनसे पैसे ले लेना, उनकी संपत्तियों को ले लेना और अपने पूरे परिवार के नाम से कर देना। यही तो विजन है कि किसी प्रकार सत्ता मिल जाए। बचा खुचा है इतने दिनों का जो अब तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, जो जिन्होंने उन सब को लेने का जो है से, यही तो विजन है। और कैसी भाषा का प्रयोग किया है तेजस्वी यादव ने। पटेल साहब, विजन तो मुझे अभी आपका भी नजर नहीं आ रहा बिहार में। विजन तो मुझे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का भी नजर नहीं आ रहा। 30 सेकंड के पास सूरज यादव साहब, कांग्रेस, सूरज यादव साहब, एक बात बताइए। मैं सूरज जी के पास जा रही हूँ। सूरज जी, देश के संविधान के साथ निर्माण कर रहे हैं और जब ये भाषा की बात करते हैं, ये जो सूत्र बार बार कह रहे हैं, चुनाव आयोग जो कि एक पार्टनर बन चुकी है एक सत्ताधारी दल की, उसने क्यों नहीं अब आधिकारिक तौर पर कोई बयान दिया है जिसको? वाह सूरज साहब, आप भी, यानी कि आप भी तेजस्वी यादव के बयान, जिस तरीके के मर्यादा को तार तार करने वाला बयान है, उस पर आप सहमति दे रहे हैं ना? सूरज यादव, आप सहमति दे रहे हैं ना उसको, क्योंकि आप सहयोग में है। ये जो आपके नेता राहुल गांधी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, गोबर की बात होती है, जो भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो उनकी अपनी भाषा होगी। लेकिन ये यहाँ पर जो नैरेटिव है, भाषा पर आके आप संविधान को खत्म करने वाले को भूल रहे हैं। जो सर, ये तो वही बात है कि हम, मेरी गलती तो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन सामने वाले की छोटी, ये क्यों नहीं बता रहे कि सूत्र कौन है? ये सूत्र वही है जो अखबारों के मालिक हैं, जो जिनके साथ साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी। क्यों सर? क्यों सर? जब मनमोहन जी की सरकार थी और सिंह इज किंग कहा जाता था, तब तो नहीं आप सूत्रों पे सवाल उठाते थे? जब मनमोहन जी की सरकार में सिंह इज किंग कहा जाता था, तब तो कभी नहीं उठाया आपने ये सूत्रों पे सवाल? तब तो नहीं उठाया आपने। और आज आप लोग मेहनत नहीं कर रहे तो सूत्रों पे सवाल है। कमाल है रंजन साहब, जब मन करेगा थोड़ी आपकी सरकार है। रंजन साहब, ना केंद्र में आपकी सरकार है, ना भाजपा में आपकी सरकार है। देश की इतनी गंभीर सिर्फ आपके हिसाब से नहीं चलेंगे तो नहीं होगा। सूरज यादव साहब, माफ कीजिएगा, मैं सूरज यादव साहब के लिए कह रही हूँ, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी, जवाब तो देना पड़ेगा।